नमस्कार। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 11th में बायोलॉजी का लेसन नंबर 10 जिसका आज अपने टॉपिक अंतःशोषण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अंतःशोषण क्या होता है, यानी कोई भी कोशिका है उसमें कुछ अणुओं का प्रवेश करना अंतःशोषण कहलाता है। जब कोशिका के अंदर अणु प्रवेश कर जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अंतःशोषण कहते हैं। तो इसके बारे में अपने आज इस लेसन में पढ़ेंगे। अंतःशोषण एक विशेष प्रकार का विसरण है। विसरण के बारे में अपने पढ़ा था कि अणुओं का उस क्षेत्र की तरफ गमन होता है जहाँ पर अणुओं की संख्या कम होती है। तो अंतःशोषण में भी यही होता है कि जैसे कोई कोशिका है तो शुष्क कोशिका में यदि जल के अणु प्रवेश करते हैं तो वह विसरण द्वारा ही प्रवेश करते हैं। जब ठोस एवं कोलाइड्स द्वारा पानी को अवशोषित किया जाता है, यानी ठोस हैं और कोलाइड्स हैं उनको पानी द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो इसके कारण उसके आयतन में विशाल रूप से वृद्धि होती है। अंतःशोषण के प्रतिष्ठित उदाहरणों में बीजों और सूखी लकड़ियों द्वारा जल का अवशोषण है। तो आपने देखा होगा सूखी लकड़ी को यदि जल में कुछ समय तक रखा जाए तो जल के अणु हैं वो सूखी लकड़ी में प्रवेश कर जाते हैं और लकड़ी है फूल जाती है, तो इसे अंतःशोषण कहा जाता है। बीज हैं, बीज को भिगोकर रखने पर वह अंतःशोषण के कारण ही अंकुरित होते हैं। फूली हुई लकड़ी या काष्ठ के द्वारा पैदा किए गए दाब का प्रयोग आदि मानव द्वारा बड़ी चट्टानों एवं पत्थरों को तोड़ने के लिए किया जाता था। यदि अंतःशोषण के द्वारा दाब नहीं होता तो नवोद्भिद खुली जमीन पर उभर कर नहीं आते। नवोद्भिद उसे कहते हैं जब प्लांट कोई है अंकुरित होकर भूमि से बाहर निकलता है, वे संभवतः बाहर आकर स्थापित नहीं हो पाते। अंतःशोषण भी एक प्रकार का विसरण है क्योंकि जल की गति सांद्रता प्रवणता के अनुसार होती है। बीज या अन्य ऐसी ही सामग्रियों में पानी लगभग नहीं के बराबर है, अतः ये आसानी से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अवशोषक तथा अंतःशोषक होने वाले द्रव के बीच जल विभव प्रवणता आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कोई भी पदार्थ जो किसी भी द्रव को अंतःशोषित करता हो, अवशोषक और द्रव के बीच बंधुता होना पहली शर्त है। तो ये अंतःशोषण की डेफिनेशन थी और इसके कुछ उदाहरण थे। अब इसके बाद में जो जल है, जल परिवहन कैसे करता है, यानी लंबी दूरी तक पदार्थ के पौधे के जड़ से विभिन्न भागों तक कैसे परिवहन होता है, तो उसे इस टॉपिक में पढ़ेंगे अपने। लंबी दूरी तक जल का परिवहन। प्रारंभिक अवस्था में आपने एक प्रयोग किया होगा। इस प्रयोग के दौरान आपने रंगीन पानी में सफ़ेद फूल सहित टहनी को डाला होगा तथा उसके रंग के परिवर्तन को भी देखा होगा। टहनी के कटे छोर को कुछ घंटे तक घोल में रहने के बाद आपने निश्चित ही उस क्षेत्र को ध्यान से देखा होगा जिसमें से रंगीन पानी का परिवहन होता है। यह प्रयोग आसानी से दर्शाता है कि पानी के परिवहन का रास्ता स्वहनी बंडल मुख्यतः जाइलम है। अब हम लोगों को और आगे बढ़ना है, पौधों में पानी तथा अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया को समझना है, यानी पानी और उसके अलावा खनिज तत्व हैं वो प्लांट के विभिन्न भागों तक किस प्रकार परिवहित होते हैं उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। लंबी दूरी तक पदार्थों का परिवहन केवल विसरण द्वारा नहीं हो सकता है। विसरण एक धीमी प्रक्रिया है। यह छोटी दूरी तक अणुओं को पहुंचाने में कारगर है। उदाहरण के लिए एक प्रारूपिक पादप कोशिका जो कितनी है, जिसकी
जिसका आकार लगभग 50 माइक्रोन मीटर व्यास का कोशिका का आकार है। इसके आर पार अणु को गति करने के लिए लगभग 2.5 सेकंड समय लगता है। इस दर पर आप क्या गुणन कर सकते हैं कि पौधों के अंदर 1 मीटर की दूरी तय करने में अणुओं को विसरण के द्वारा कितना समय लगेगा। बड़े एवं जटिल जीवों में बहुधा पदार्थों का परिवहन लंबी दूरी तक होता है। कभी कभी उत्पादन या अवशोषण एवं संग्रहण के स्थान पर एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, अतः विसरण एवं सक्रिय परिवहन काफी नहीं है। इसलिए विशिष्ट व्यापक दूरी मतलब प्लांट को जो विशेष दूरी है उसे तय करने के लिए विसरण और परिवहन काफी नहीं है। इसके अलावा परिवहन तंत्र आवश्यक होता है। ताकि जो आवश्यक पदार्थ हैं आवश्यक पदार्थ निश्चित रूप से तीव्र गति से पहुंच सकें। जल, खनिज तथा भोजन सामूहिक प्रणाली द्वारा परिवहन करते हैं। सामूहिक या थोक प्रवाह में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन दो बिंदुओं के बीच दाब की भिन्नता के परिणाम स्वरूप होता है। सामूहिक प्रवाह की यह विशिष्टता है कि पदार्थ चाहे घोल हो या निलंबन नदी के प्रवाह की तरह ही बहता है। यह विसरण से भिन्न होता है, जहां पर विभिन्न पदार्थ अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुसार स्वतंत्र रूप से परिवहनित किए जाते हैं। थोक प्रवाह को तो धनात्मक जलीय दाब प्रवणता या ऋणात्मक जलीय दाब प्रवणता के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पदार्थों की पादपों के संवहनी उत्तक, तो संवहनी उत्तक कौन से हैं? जाइलम और फ्लोएम। तो संवहनी उत्तकों द्वारा थोक या सामूहिक गति को स्थानांतरण कहते हैं। क्या आपको याद है कि जब आपने ऊंचे पादपों की जड़ों, तनों तथा पत्तियों इनके अनुप्रस्थ काट मतलब जो तना है, तने को उसके सिरे से काटना यानी लंबवत न काट के उसे अनुप्रस्थ रूप में काटना, और उस काट को देखने पर आपने क्या देखा? उसकी संवहन प्रणाली का अध्ययन किया था। उच्च पादपों में बहुत ही उच्च विशेषीकृत संवहनी उत्तक जाइलम या फ्लोएम होते हैं। जाइलम मुख्य रूप से जल का, खनिज लवणों एवं कुछ कार्बनिक, नाइट्रोजन तथा हार्मोन्स को जड़ से वायवीय भाग तक स्थानांतरित करता है। फ्लोएम मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के कार्बनिक एवं अकार्बनिक विलयनों को पत्तियों से पादपों के विभिन्न भागों तक स्थानांतरित करता है। तो आपको इसमें क्या नोट करना है कि निलंबन क्या है, और दूसरा इसमें पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। इसमें से इम्पोर्टेंट लाइनें यही नोट करनी है कि पदार्थों का परिवहन किन भागों द्वारा होता है। तो जाइलम और फ्लोएम है, ये पदार्थों का परिवहन करने में सहायक होते हैं। इसके बाद में जो ये परिवहन है, तो पौधे हैं जल को कैसे अवशोषित करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जड़ें पौधों के लिए ज्यादातर जल को अवशोषित करती हैं, इसलिए हम जल को मृदा में डालते हैं, न कि पत्तियों पर, क्योंकि जड़ें ही जल का अवशोषण करती हैं, पत्तियां नहीं करती। जल और खनिज तत्वों के अवशोषण की जिम्मेदारी विशेष रूप से मूल रोमों की होती है, जो कि जड़ों के अग्रशीर्ष भाग पर लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। मूल रोम पतली भित्ति वाले होते हैं, जो अवशोषण के लिए व्यापक रूप से क्षेत्र प्रदान करते हैं। जल,
खनिज विलय के साथ मूल रोम से होकर शुद्ध रूप से विसरण प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो जल है वो कैसे अवशोषित किया जाता है? विसरण प्रक्रिया द्वारा अवशोषित किया जाता है। एक बार जब मूल द्वारा जल अवशोषित कर लिया जाता है तब वह जड़ों की गहरी परतों में दो भिन्न प्रकार से गति करता है। वो दो भिन्न पथ कौन से हैं? एपोप्लास्ट पथ और सिम्प्लास्ट पथ। तो इन दोनों पथों द्वारा जो जल है वो गति करता है। अब एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पथ कौन से हैं? एपोप्लास्ट निकटवर्ती कोशिका भित्ति का तंत्र है। जड़ों के अंतःत्वचा में कैस्पेरी पट्टी को छोड़कर पूरे पौधे में फैला रहता है। जल का एपोप्लास्टिक परिवहन केवल अंतर्कोशिकीय जगहों और कोशिकाओं की भित्ति में ही होता है। एपोप्लास्ट के माध्यम से होने वाला परिवहन कोशिका झिल्ली को पार नहीं कर पाता है। यह गति प्रवणता पर निर्भर करती है। तो जल है प्लांट के तने के किन भागों से एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पथ से जाता है, उसे अपने डायग्राम में देखते हैं। एपोप्लास्ट जल के परिवहन में कोई भी बाधा नहीं डालता है और जल परिवहन सामूहिक प्रवाह के माध्यम से होता रहता है। ये जल ही अंतरकोश की गुहा या वातावरण में वाष्पित होता है। तो एपोप्लास्ट के सतत जल प्रवाह में तनाव उत्पन्न होता है। अतः असंजक एवं शक्तिशीलता के कारण जल का सामूहिक प्रवाह होता है। तो अपने यहाँ पे पहले एपोप्लास्ट पथ देखते हैं। तो इसमें एपोप्लास्ट देख रहे हैं आप, जो ब्राउन कलर में डार्क ब्राउन है, तो ये एपोप्लास्ट पथ है। इसमें जल का परिवहन किस प्रकार से हो रहा है? कोशिका भित्ति है, उस कोशिका भित्ति में से जल है प्रवाहित हो रहा है, जिस तरह से डायग्राम में दिखा रखा है। एपोप्लास्ट पथ है। अब इसके बाद में अपने पढ़ते हैं सिम्प्लास्ट। तो सिम्प्लास्ट क्या है? सिम्प्लास्ट तंत्र अंतः संबंधित जीव द्रव्य का तंत्र है। पड़ोसी कोशिकाएं कोशिका लड़ी से जुड़ी रहती हैं, जो कि जीव द्रव्य तंतु तक विस्तृत रूप से फैली रहती हैं। सिम्प्लास्ट परिवहन में जल कोशिकाओं के जीव द्रव्य के माध्यम से तथा अंतरकोशिकीय परिवहन में यह जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से आगे बढ़ता है। जल कोशिकाओं की अंदर कोशिका झिल्ली के माध्यम से प्रवेश करता है। अतः इस प्रकार का परिवहन अपेक्षाकृत धीमा होता है। सिम्प्लास्ट को परिवहन में कोशिका द्रव्य प्रवाहन सहायता करता है। आप कोशिका द्रव्य प्रवाहन को हाइड्रीला की पत्ती के कोशिका में देखा होगा। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक का परिवहन प्रवाह के कारण आसानी से दिखाई पड़ता है। तो इसमें अपने एपोप्लास्ट पथ देखा, और दूसरा कौन सा है? सिम्प्लास्ट पथ। तो सिम्प्लास्ट है जो एपिडर्मिस है, फिर कोर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, परिरंभ, इस तरह से कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। तो आप जानते हैं एपिडर्मिस क्या होता है? बाहरी भाग होता है। उसके बाद में कोर्टेक्स आती है, फिर एंडोडर्मिस आता है, फिर परिरंभ आता है। तो इन कोशिकाओं का जो जीव द्रव्य दिखाई दे रहा है, जल लाइन में से परिवहन करके कोशिका के अंदर तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से जल का परिवहन किनके द्वारा? सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट पथ द्वारा होता है। जड़ों में अधिकतर जल प्रवाह एपोप्लास्ट के माध्यम से उत्पन्न होता है। चूंकि वलकुट कोशिकाएं ढीली गठित होती हैं, अतः जल की गति में किसी प्रकार के प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता है। हालांकि वलकुट की आंतरिक सीमा अंतःत्वचा पानी के लिए अप्रवेश्य होती है। ऐसा सुबेरेनियम मैट्रिक्स के कारण
होता है जिसे कैस्पेरी पट्टी कहा जाता है। पानी का अणु परत को भेदने के असमर्थ होता है, अतः इन्हें सुबेरियन कोशिका भित्ति की क्षेत्र की ओर पुनः झिल्लिका के माध्यम से कोशिका के अंदर भेजा जाता है। इसके बाद जल सिम्प्लास्ट के द्वारा गतिशील होता है और पुनः झिल्ली को पार करता है ताकि जाइलम कोशिकाओं तक पहुंच सके। जल की गति मूल परत से अंतः कोशिका तक सिम्प्लास्टिक होती है। यही एक रास्ता है जिससे पानी तथा अन्य विलय वैस्कुलर सिलेंडर में प्रवेश करते हैं। तो आज अपने इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, जिसमें अपने क्या अंतःशोषण, उसके बाद में अपने एपोप्लास्ट पथ और सिम्प्लास्ट पथ के बारे में पढ़ा है। तो इसमें आपने क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे सिम्प्लास्ट पथ कौन सा है, एपोप्लास्ट पथ कौन सा है, इसके बारे में ही नोट करना है। और नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें पढ़ेंगे। थैंक यू।